एक आपके पास दरअसल अधिकतर सवालों के जवाब होते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ एक सवाल थोड़ा कठिन पूछूं, शायद आप कर सकें। ये कोशिश बहुत लोग कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए। धर्म की कुछ अच्छाई और मार्क्सवाद की कुछ बुराइयां बताइए जो आपको अभी तक मिली हो। हाँ, मार्क्सवाद की बुराई ये है, मतलब भारत में जो मार्क्सवाद की मैं बात कर रहा हूँ, कि मार्क्सवाद ने जाति के सवाल को, धर्म के सवाल को उस तरह से नहीं डील किया जिस तरह से डील करना चाहिए। जिस रूढ़िवाद मार्क्सवाद की आमतौर पर समझ बनी है, उसका कारण भारत में जिस तरह से मार्क्सवाद को व्याख्यायित किया गया वो है। मुझे पता है लगभग 10 साल तक लगातार इसके बीच में कहानी और ज़्यादा ही शायद और पहले से कहानी निकले 15 साल। तो इसी 15 साल के दौरान आपने बाकी सब कुछ भी लिखा, कविता, अर्थशास्त्र, बाकी किताबें, इतिहास, सारा सब कुछ। तो ये बीच में पूरा ट्रांजिशन आपके पूरे इसमें लेखन में होता रहता है। बीच में एक अर्थशास्त्र की किताब आ जाती है, फिर एक दो कोई कहानी आती है, फिर कविता की किताब आ जाती है, फिर मार्क्सवाद। तो कितना आसान होता है, आपके के लिए आसान है, किसी के लिए भी हो सकता है, सबके लिए कठिन है। आप कैसे डील करते हो? ये असल में मुश्किल सवाल है। इसका जवाब देना मेरे लिए किसी भी लेखक के लिए बहुत मुश्किल होगा। दरअसल मैं, मतलब तुमने कहा बहुत चर्चित रही है, वो कहाँ चर्चित रही है मुझे पता नहीं है, बताना जरूर। कोई चर्चा वर्चा नहीं है उसकी, ईमानदारी से कहना चाहिए। हर संकलन चर्चित नहीं होता है, क्योंकि मैं कहानीकार के रूप में जाना नहीं जाता हूँ। हिंदी में एक है कि आप कहानीकार हैं तो कहानीकार हैं, इतिहासकार हैं तो इतिहासकार हैं, कवि हैं तो कवि हैं। मल्टीपल जो अगर आप वो करते हैं, चीज़ों में लिखते हैं, तो आपको माना नहीं जाता। एक की मान्यता दे दी ना, बस कुछ ये वाला मानना है। तो उस कहानी संकलन का तो अभी तक एक रिव्यू भी नहीं आया, तुम करो चर्चित हो गई। तो मैं जहाँ पर वहाँ चर्चा चल रही थी इसलिए मैंने कहा चर्चित हो गई। नहीं, चलती रहती है। उसने इसलिए कहा है क्योंकि एक किताब संपादित हुई हिंदी की चर्चित कहानियां, उसमें वो शामिल है। क्या पता यही रखा। तो मैं कहानीकार नहीं हूँ, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, पुरबिया जो हूँ मैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वो कहानियों का इलाका है। आप किसी चौराहे पर शाम को चले आइए, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे ननिहाल पास में है। ननिहाल में एक नेता हुआ करते थे और वो उस जमाने में कांग्रेस में थे, और जैसे सारे ब्राह्मण बहुत सारे कांग्रेस से बीजेपी में चले आए, बाद में वो बीजेपी में चले आए। तो एक पान की दुकान थी अमर ज्योति टाकिश पे। तो हम लोग शाम को, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे अब जवान जब आपको दिखाना होता है तो पूरब में क्या करते हैं, आप कुर्ता पहनना शुरू करते हैं। जर्दे वाला पान नहीं खा सकते हैं तो कम से कम वो पान खाते हैं जिससे लाल लाल करे। तो मैं वहाँ जा खड़े होके 2 बटन खोल के मैं खड़ा होता था। तो जब मामा वहाँ कहानियाँ सुनाते थे दिल्ली से लौट के, तो मुझे ईमानदारी से लगता था कि इंदिरा गांधी से मिल के आए हैं वो, इंदिरा गांधी को उन्होंने डांटा है कि ऐसे क्यों किया, आपने क्यों नहीं किया, और इंदिरा गांधी ने आते समय उनको 501 रुपये का नहीं दिया है। ये मुझे ईमानदारी से लगता था, और मैं 10वीं में पढ़ता था, बच्चा नहीं था मैं। तो वो जो इलाका है ना पूरब का, वो इतना कहान किस्सा को इलाका है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है इसको कहानी में कहा जा सकता है। जितनी कहानियाँ मैंने लिखी हैं उसकी कई गुनी कहानियाँ मेरे पास अधूरी पड़ी हैं। तो उसमें कुछ कहानियाँ पहले कुछ बाद में लिखी थी, और ईमानदारी की बात यह, कश्मीरनामा हिट हो गई तो प्रकाशक को लगा कि एक और किताब आएगी तो उसके पीछे पीछे बिक जाएगी। तो उन्होंने कहा कहानी संकलन भी दे दो, कुछ और दे दो। मैंने कहा कहानी संकलन छापोगे? अगर मैं साल भर पहले आता वो छापती भी नहीं, तो कहानी संकलन छाप दिया उन्होंने, बिक भी रहा है। अच्छी बात, बिजनेस भी तो है ना, प्रकाशन में बिजनेस भी है, केवल ब्रांडिंग। आप गोरखपुर जिले में आपका जन्म हुआ, आपका बहुत सारा नहीं, मेरा जन्म जो है मऊनाथ भंजन एक जिला है। पहले वो आजमगढ़ था। आजमगढ़ सब लोग जानते हैं, मुंबई वाले लोग जानते हैं। तो आजमगढ़ में वो था गांव, बाद में जब वो डिवाइड हुआ तो मऊनाथ भंजन में आ गया। सरयू नदी के किनारे मेरा गांव है। हाँ, 5 साल गुजरात में रहा हूँ, फिर ग्वालियर आया था। गुजरात, फिर ग्वालियर और फिर दिल्ली। हाँ, वो मजेदार है, जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो मैं गोरखपुर में था, जब गोधरा दंगे हुए तो मैं गुजरात में रहा, और जब मोदी जी सरकार सत्ता में आए तो मैं यहाँ आ गया। जब शांति थी तब ग्वालियर में थे, ग्वालियर बड़ा शांत जगह में। तो इन जगहों का आपके ऊपर कैसे मतलब साहित्य से अलग हटके ऐसा कैसे देखा आपने अलग अलग इलाकों को? पूरा एक बिल्कुल पूरा परिदृश्य बदल जाता है, यूपी से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, फिर दिल्ली। तो मेरी बहुत सारी अकड़ चली गई। सबसे बड़ी बात की, जब मैं ग्वालियर गोरखपुर में था और हॉस्टल में था तो मैं सीनियर मोस्ट था, PhD कर रहा था। तो मतलब हमारी अकड़ तो वो थी कि उस इलाके में किसी दुकान पे खड़े हो जाएं, पैसे हो ना हो, सिगरेट पीनी है, चाय पीनी है, कोई दिक्कत नहीं थी। जब मैं नौकरी करने गया नडियाद पहली बार जीवन में गुजरात में, तो मुझे अपनी औकात समझ में आई। और इन शहरों में घूमते हुए ग्वालियर में मैं 3 साल तक लगभग किसी को नहीं जानता था, कोई मुझे नहीं जानता था। मैं भटकता था ऐसे ही कि कोई मिल जाए जिससे बात करना, और कोई बात करने वाला नहीं मिलता था। फिर साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थी, उनमें सबसे जाके पीछे बैठ जाया करता था। तो एक बार किसी ने कहा कि आप कविता लिखते हैं क्या? मैंने कहा हाँ मैं भी लिखता हूँ। तो फिर वहाँ कविता पढ़ना मैंने शुरू किया, फिर धीरे धीरे परिचय हुआ। तो जो अकड़ आ गई थी गोरखपुर की वो धीरे धीरे चली गई। दूसरा, भाषा पे बड़ा असर पड़ा। मुझे बहुत सारे शब्द मिले, बहुत सारे लोग मिले, और सबसे ज़्यादा असर तो कश्मीर का पड़ा, जहाँ मैं कभी रहा नहीं हूँ। 10 दिन 12 दिन के लिए जाता हूँ।
आपने शायद गुजराती भी आपको सीख पकता है, उसके अलावा आपने कई सारे अनुवाद भी किए कविताओं वगैरह के। तो ये अनुवाद करना, बाकी मौलिक लेखन करने से अनुवाद लेखन करना क्या? दो तरह के अनुवाद होते हैं, एक पैसे के लिए किया जाता है तो उसका तो कोई उसके बात करने की कोई बात नहीं है। कविताओं का जो अनुवाद होता है, जब मैं कुछ रचनात्मक नहीं कर पा रहा होता हूँ, कविता नहीं लिख पा रहा होता हूँ, गद्य नहीं लिख पा रहा होता हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा होता हूँ, तब मैं बाकायदा कविता का अनुवाद करता हूँ। और यकीन मानिए कि जितनी बार मैंने लगातार कविताओं के अनुवाद किए, वो खींच के मुझे रचनात्मक लेखन तक ले आया, पहला। दूसरा ये कि अब तो नहीं, टाइम नहीं है। एक वक्त था कि 11 बजे रात के बाद मैं सिर्फ कविता पढ़ता था, इंटरनेट पर ढूंढ के दुनिया भर की कविताएं जहाँ की मिल जाए, और उसमें जो मुझे पसंद आती थी वो मैं अनुवाद कर किया करता था। तो इन दो तरीकों से मैंने अनुवाद किए हैं, और कुछ करवाए गए बाद में जब अनुवाद छप गए, तो जैसे साहित्य अकादमी का आयोजन हुआ तो मंगेश जी ने कुछ अनुवाद कराया, और भी जगहों पर अनुवाद कराए गए, कुछ इस तरह से हो गया। फिर प्रकाशन भी किया है। जरूरी है, लेखक की तरह बात हो रही है, उसको जाने दीजिए। नहीं, मैं उसमें प्रकाशन में नहीं जा रहा हूँ। उसमें मुझे बताया कि जो एक फोटो सिलेक्शन, आर्ट डायरेक्शन, ये सारा काम मोस्टली आपने सारा कुछ किया। नहीं, काफी कुछ कुमार अनुपम का था। झूठ तब बोलते जब वो नहीं होता था। आपकी गलती होगी। देखा मैंने उनको। कुमार अनुपम बहुत अच्छे पेंटर हैं, तो और हम लोगों ने जब शुरू किया तो साथ में थे, तो हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे कवर्स फाइनल किए। बाद में ये जरूर हुआ कि मुझे एक कवर का सेंस आ गया, तो बिना उनके भी कुछ कवर मैंने फाइनल करा। लेकिन तो इससे जुड़ा सवाल जो बेसिकली था कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ आपकी खुद की किताब को भी टाइटल्स बड़े मज़ेदार होते हैं, आपने प्रकाशन में भी होते हैं। ये उसका टाइटल चुनना भी क्या कोई कला है, या फिर इसका कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, या क्या होता है? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। जैसे लगभग अनामंत्रित का बिल्कुल ऐसे ही बैठे बैठे आ गया था। प्रलय में लय जितना मुझे मैंने रात को 1 बजे, मुझे याद है, ये कविता पूरी की और गिरिराज को सुनाई, और गिरिराज ने मुझसे कहा कि ये शीर्षक होगा प्रलय में लय जितना। तो चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि बहुत प्रयास मैंने कुछ किया है, और जब इतने साल तक आप लिखते हैं तो कुछ कलाएं तो अपने आप आ जाती हैं। सब थोड़ा सीखना पड़ता है अलग से। और इतिहास और समकाल सुजाता ने रखा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है उसका शीर्षक तो मैंने रखा ही नहीं है। उसका ज़्यादा फायदा हो गया। अच्छा, आपकी सबसे पहले कश्मीर से जो आपका इंट्रोडक्शन था, उस पर एक कविता आई थी, कश्मीर जुलाई के खुशकश, और वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, कई सारे लोगों को। तो मुझे लगता है शायद वो ही आपका पहला परिचय था कश्मीर, या उसके? हाँ, मतलब उसके पहले मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, लेकिन कश्मीर में घूमने गया था। केंद्र सरकार एडीसी दे रही थी, कश्मीर के लिए हवाई जहाज का टिकट दे रही थी, तो हम लोग कश्मीर पहुंच गए थे। और वहाँ आर्मी के एक मित्र थे हमारे, तो हम लोग आर्मी कैंटोनमेंट में ठहरे थे और उनके साथ घूम रहे थे। तो जो ड्राइवर थे हमारे, उनसे बातें थोड़ी बहुत हो पाती थी। हालांकि आर्मी के गेस्ट से वो भी बहुत बात नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा मुझसे खुल गए थे। फिर वो अपने गाँव ले गए, कुछ ऐसी जगहों पर ले गए जहाँ आमतौर पर टूरिस्ट नहीं जाते हैं, और कुछ और लोगों से उन्होंने मिलवाया। तो इतना मेरे समझ में आया कि जितना मैं कश्मीर को जानता हूँ, उससे तो बहुत ज़्यादा अलग है कश्मीर। तो एयरपोर्ट पे गुलशन डिपो की, अब तो है नहीं, गुलशन बुक डिपो की एक दुकान हुआ करती थी, तो वहाँ से 5-7 किताबें मैंने ऐसे ही खरीदी। और खरीदने के बाद मैंने सोचा था कि एक ट्रैक लिखूंगा 100-150 पेज का हिंदी में, जैसे मार्क्सवाद के मुझको सिद्धांत है कि लोगों को मोटा मोटी कश्मीर के बारे में मालूम हो जाए। लेकिन 2 चीज़ें हुई, एक तो हिंदी में कोई किताब थी नहीं पहले, और दूसरा जब पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ वो इतिहास इतना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि आप छोड़ देंगे, पीछे की बात नहीं करेंगे, या बहुत शार्ट में कर देंगे, और पहले से कुछ है नहीं, तो आप और कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए फिर वो चला लंबा। तो वहाँ से लेके फिर आपका जो कश्मीर से तारतम्य बना, उसके बाद कश्मीर नामा लगभग 464 पेज की पूरी किताब, जिसमें शायद 4-5 साल आपके पूरे लगा रिसर्च लगा। तो एक कविता से लेके यहाँ तक, मतलब ऐसा क्या, इससे भी पहले मेरी एक कविता है, अगर लगभग अनामंत्रित याद कीजिए, तो एक कविता है, ये किन हाथों में पत्थर है। हाँ। जब पत्थरबाजी का पहला आया था, तो ये किन हाथों में पत्थर है, और बहुत तीखी कविता है। मैं किस रास्ते से उन तक पहुंचूं, कैसे उन्हें बेगाना कह दूं, जो सपने उनकी आंख में, जो आज़ादी के सपने जो उनकी आंख में, वो मेरी आंख में, जिस तरह से वो लंबी कविता थी। तो वो शुद्ध रूप से ज्ञान की कविता थी कि आप अखबार पढ़ते हो, आप वो पढ़ते हो, सेंसिटाइज होते हो और पहली बार लिखते हो, इसलिए वो बड़ी असर्टिव है। जब आपके पास अज्ञान होता है, ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, तो आप बड़े असर्टिव होते हो। लेकिन जब मैंने कश्मीर जुलाई के कुछ दृश्य लिखा, तो उसका नाम रखा कश्मीर जुलाई के कुछ दृश्य, क्योंकि मेरे पास कुछ टुकड़े टुकड़े में दृश्य थे। मेरे समझ में आ रहा था कि पूरी पिक्चर मेरे पास नहीं। तो आप देखोगे 5-6-7 खंडों में वो छोटे छोटे दृश्य हैं। अगर महाराज भाई लिखेंगे तो इनका अपना एक स्टेप होगा, निदा भाई लिखेंगे तो इनका अपना एक स्टेप होगा, क्योंकि ये वहाँ के हैं, इन्होंने दुख झेला है, इन्होंने पीड़ा झेली है। मैं तो एक बाहरी हूँ, मैं एक पर्यवेक्षक था, तो मेरा अपना पहले से कोई स्टेक नहीं था, मेरे पास कोई अंतिम हल नहीं था, और मेरा कोई पक्ष नहीं था कि मुझे इनके पक्ष में लिखना है, इनके खिलाफ लिखना है।
मैं गया, पढ़ता गया, जहाँ मुझे लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ है, तो फिर पढ़ने का तरीका क्या था, एक किताब खरीदी, उसमें बिबिलियो में देखा 40 किताबें हैं, 40 किताबें वो मंगवा ली, फिर पढ़ा। तो ऐसे करते करते एक मोटी पिक्चर मेरे सामने बनी, और वो मोटी पिक्चर जैसी थी, इसीलिए आप देखोगे कश्मीरनामा में मैं बिल्कुल असर्टिव नहीं हूँ। मैंने जो कुछ कहा है किसी और के हवाले से कहा, मैंने कुछ जजमेंट नहीं दी। कश्मीरी पंडित जो मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, उन्होंने किताब पढ़ने से पहले, किताब छपने से पहले मान लिया कि वो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ लिखी होगी। महाराज भाई से सुबह बात हो रही थी, शिवरात्रि वो भी मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, लेकिन वो शिवरात्रि में इतना फर्क है कि हमारे साथ दिक्कत क्या है, जो मेनलैंड इंडिया जिसको हम कहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो मध्य प्रदेश, जहाँ के लोग छठ मनाने जा रहे थे, तो ये जो मेनलैंड इंडिया है उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मानता है हमारा ही कल्चर है, और बाकी सारे, अगर वो कोई भी हिंदू है तो हमारा ही कल्चर मानेगा, कोई भी मुसलमान है तो हमारा ही कल्चर मानेगा। कश्मीर एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है, बिल्कुल अलग कल्चर है, हमारे इतिहास से बहुत शानदार और बहुत मजबूत इतिहास है। आप बताइए, हमारे पास इतिहास के स्रोत नहीं है, और कश्मीरी इतिहास का आप मुझे एक पीरियड बताइए, मैं 15 किताबें बताऊंगा, इतने स्रोत हैं। राज तरंगिणी, नीलमत पुराण और राज तरंगिणी के बाद की क्रम में 3 और राज तरंगिणियां, और क्या क्या नहीं है। तो हमसे ज्यादा रिच है वो, हमसे ज्यादा शानदार वहां का कल्चर है, और हमसे बहुत बेहतर लोग हैं, और वो इतना हमने उलझा दिया है। और हमारी दिक्कत ये है कि हम असर्टिव बहुत, हम तुरंत कहते हैं हमें पता है इसका सोल्यूशन क्या है। नहीं, बिल्कुल बेकार की बात है। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम 15-20 कश्मीर पर लोग रिसर्च करें हिंदी में, और 15-20 किताबें आए, तब जाके हिंदी के पाठक के पास एक सही दृश्य सामने आ पाएगा कि कश्मीर क्या है। पब्लिकली उसको स्वीकार कर रहा हूं कि बहिष्कारों को लेकर मेरी समझ बदली है। दरअसल हमने जिस तरह से आज तक बहिष्कार किए हैं, उसमें शुद्धता का मामला ज्यादा रहा है, अपनी निजी अशुद्धता का मामला ज्यादा रहा है, और किसी पब्लिक काज का मामला कम रहा है। आप ये बताइए कि बहिष्कार करके क्या मिला है? आप जैसे मान लीजिए कि आरएसएस एक आयोजन कराता है, उसका हम बहिष्कार करते हैं, हमारा स्टैंड बहुत साफ साफ दिखाई देता है, हम कहते हैं हम आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसे प्रोग्राम जिसमें हर तरह के लोग आते हैं, अगर हम वहां पे संवाद नहीं करेंगे तो हमारा पक्ष कौन है? आपने कश्मीर नामा पूरे तैयार किया, आपने प्रकाशक को दिया, तो क्या उस बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो आपने निकाले उसमें से, किसी के कहने पे या खुद से कुछ ऐसे एलिमेंट्स रहे उसके अंदर? देखिए, मैंने तो नहीं निकाले क्योंकि मेरे प्रकाशक ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश होता अगर हिंदी के पास ऐसे संपादक होते, हिंदी प्रकाशकों के पास, जो वाकई लेखकों से बहस करते कि देखिए ये वाला इलाका सही नहीं है, इसको जरा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे आप बिखर गई है आपकी भाषा, यहाँ पर थोड़े उर्दू के शब्द होंगे तो बेहतर होंगे, या ये वाला इतिहास जरा चेक कीजिए। ये हिंदी में बड़े से बड़े प्रकाशकों के यहाँ हालत ये है कि खुद ही कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है। मतलब मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि राजपाल प्रकाशन की जो मीरा जौहरी जी हैं, बेहद पढ़ी लिखी और जमीन महिला है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी प्रकाशक है, मेरी अगली किताब राजकमल से आ रही है, तो मतलब कोई व्यक्ति वाला मामला नहीं है, लेकिन मैं वाकई लकी हूँ, या राजपाल से जो लोग छपते हैं, कि वो कम से कम सारी पांडुलिपियाँ पढ़ती हैं। हिंदी में संपादक है कहाँ महाराज? पत्रिकाओं में संपादक नहीं है, जिनका संपादक में नाम आता है उनका बस इतना काम होता है, अशोक भाई लेख भेज दीजिए जल्दी जल्दी, फलाना भाई जल्दी कविता भेज दीजिए, और उसको कलेक्ट किया और छाप दिया। हिंदी में संपादक की जो संस्था है, उसका लोग एक भयानक कारण है कि आप उपन्यासों में, कहानियों में, कविताओं तक में भाषा की त्रुटि देखते हैं, ग्रामर की त्रुटि देखते हैं। ममता जी बैठी हुई हैं, जिन संपादकों के हाथों छपे हैं ये लोग, मतलब हमारी किस्मत होती, काश हम भी छपे होते तो हमारी भाषा थोड़ी और बेहतर हो जाती। तो आपकी कहानियाँ, कविताएं पढ़ते हुए एक रचनात्मक ऊर्जा मिलती है। अलग अलग लोगों को देखा है हमने, 2006-7 का नौलेखन भरी कथा से लेकर अभी तक कश्मीर। एक सवाल जो सीधा सीधा ये है कि इस देश के राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अब वो मिलिट्री शासन हो गया, तो अगली बार अगर वो कहानी प्रकाशित होगी तो क्या शीर्षक देंगे उसको? जब वो अब नहीं होगी प्रकाशित, नहीं, मतलब ये जानना था, क्योंकि एक दरअसल मैं उसका कारण बता रहा हूँ। वो कहानी एब्सर्ड कहानी है, अगर आपने पढ़ी ही है तो वो कहानी पूरी तरह से एब्सर्ड कहानी है, और शीर्षक एब्सर्ड नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रपति शासन वाकई होता है, मिलिट्री शासन जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो एब्सर्ड टर्म है। तो जब मैं फाइनल कर रहा था उस किताब को, और चूंकि वही शीर्षक में जाना था, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस शीर्षक में थोड़ा बदलाव हो सकता है, इसको अगर इसको पूरी तरह से एब्सर्ड करना है तो इसके शीर्षक को भी एब्सर्ड होना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए उस शीर्षक को एब्सर्ड किया। रचनाकार को बदल जाना नहीं, जरूरी नहीं है कितना आप मानते हैं ये तय होगा। जैसे मान लीजिए मुझे वो लाल कवर नहीं चाहिए था, तो मैं मना कर देता कि राजपाल से नहीं छपूंगा, कहीं और से छपूंगा। मुझे वो लाल कवर ठीक ठाक लगा, ठीक है जाने दो, जहां नहीं लगता वहां मैं भिड़ जाता। लेकिन एक बात है कि मतलब मैं प्रकाशक का किसी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन प्रकाशक को भी गाली, देखो दिल्ली और प्रकाशक ये दो चीजें हैं जिनको गाली देने का हिंदी में ट्रेंड है।
और इन दोनों के बिना किसी का काम नहीं चलता है। तो प्रकाशक पैसे लगाता है भाई। आप सोचिए, आप उन प्रकाशकों की सोचिए जो 25,000 रुपए लेके छाप रहे हैं, जिनको आप यहाँ कल सेलिब्रेट कर रहे थे। उनके प्रकाशक वो हैं जो 80,000 रुपए मांगते हैं किताब छापने के और कहते हैं कि आपको हम बेस्ट सेलर बना देंगे। तो मेरी प्रकाशक ने मुझे रॉयल्टी भी दी, मेरे नखरे भी बर्दाश्त करती है वो, मतलब मैं चिल्लाता भी कई बार हूँ, इतना सब कुछ हुआ, अच्छी खासी मुझे रॉयल्टी दी है और मेरी किताब भी बेच रही है, बेस्ट सेलर भी हो गई वो किताब। तो अगर थोड़ा बहुत वो करेंगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, क्या दिक्कत है। कई बार होता है कि आप अपने अनुभवों को एक समष्टि सबके अनुभवों से जोड़ लेते हैं। जो आपने बोला पूरे उत्तर प्रदेश के सवर्ण, ब्राह्मण और जो अच्छी स्थिति वाली बात, तो उसको थोड़ा सा खोलेंगे क्या क्या अच्छी चीजें, जो क्या डोमिनेट, सुविधाएं। देखिए जैसे मैं बताऊं, जैसे मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, तो पहली बात जाति का कोई दंश या भेदभाव का कोई दंश मुझे कभी जीवन में नहीं झेलना पड़ा। आर्थिक स्थिति पिताजी की ठीक ठाक थी, प्रोफेसर थे, तो आर्थिक कोई समस्या नहीं झेलनी पड़ी। हॉस्टल में रहते हुए मैं ठीक ठाक जीवन जीता। मुझे कभी अपनी जगह से उस तरह से उखड़ना नहीं पड़ा। मैं बाहर निकला तो मैं अपने मन से निकला, मुझे किसी ने कभी उखाड़ा नहीं। मुझे किसी कश्मीरी पंडित की तरह रातों रात अपना बैग पैक करके 1.5 कमरे का मकान में नहीं जाना पड़ा। मुझे किसी कश्मीरी मुसलमान की तरह अपनी रातें ऐसे नहीं बितानी पड़ी कि एक कोई थपथपाहट जो हो रही है, वो थपथपाहट जो है आखिरी थपथपाहट हो सकती है, कोई चलने वाली गोली मेरे सीने में लग सकती है। तो मैं इस सेंस में कह रहा था कि वो जो पीड़ाएं हैं, या मतलब मैं देश के किसी भी हिस्से में चला जाऊं, मुझे आराम से मकान मिल जाएगा। मैं गोरखपुर चला जाऊं, मैं मुंबई चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, सरकारी नौकरी में है, पांडे हैं, कोई पूछता ही नहीं, तुरंत मकान दे देते हैं। और अगर एक मुसलमान नॉनवेज नहीं भी खाता है, एक दलित नॉनवेज नहीं भी खाता है, मैं जबरदस्त नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक दलित नॉनवेज नहीं भी खाता है, एक दलित सरकारी नौकरी में भी है, या एक महिला जो अकेले रह रही है, सिंगल लेडी है, वो जब लेने जाती है, या एक कश्मीरी जब आता है वो मकान लेता है, तो उसको जो झेलना पड़ता है भारत में, वो मुझे नहीं झेलना पड़ता है। बस मेरे कहने का अर्थ ये था। बाकी पीड़ा के बिना जीवन कहाँ होता है। और जो खामोशी है वो बहुत भयानक है। 9 लाख आर्मी के सामने, अभी जैसे मैं बहुत उछल उछल के बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, अगर 500 आर्मी वाले यहाँ खड़े हो जाएं तो मैं तो क्या, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, सब चुप हो जाएंगे। तो जो 9 लाख आर्मी जहां पर है, जहां पर इतना रोज अपमान अलग अलग तरीके से किया जा रहा है, जहां सब कुछ कर दिया गया है, वहां वो गुस्सा जो है वो खामोशी में पल रहा है। वो किस रूप में फटेगा कोई नहीं जानता। मैं नहीं चाहता हूं फटे, लेकिन मैं जानता हूं फटेगा। इससे बड़ी विडंबना मेरे समझ में नहीं आती।